हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। चलते हैं, देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। तो जो 7 जुलाई 2019 को सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर सेकेंड हुआ था, उसको सॉल्व करेंगे। उसका जो प्रथम भाग यानी कि फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस थे। आज सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? तो आपका ए हो जाता है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और बी हो जाता है समता के मुद्दे। तो इसमें देख लेते हैं ए और बी दोनों सही हैं या केवल ए सही है या केवल बी सही है या ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ए और बी दोनों, यानी कि व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और समता के मुद्दे ये दोनों आपके सही हो जाते हैं। इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी ए और बी दोनों। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञापन के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? यानी परिकल्पना करना, वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना या परिणाम निकालना। तो इसमें पहले इसको समझ लेते हैं। यानी भू उपयोग प्रतिरूप के उत्तरदायी कारण मूल पदार्थ, स्थलाकृति, उच्चावच, समय, जलवायु, जैविक तत्व आदि है। इसी कारण भू उपयोग को इसको ध्यान में रखकर किया जाता है। भूमि का उपयोग कृषि, वन, उद्योग, खनिज, ऊर्जा इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में होता है। अतः देखिए, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को भू उपयोग प्रतिरूप को समझाने हेतु वर्गीकरण पद्धति का सहारा लेना चाहिए, जिससे विद्यार्थी वर्गीकरण पद्धति को आसानी से समझ सकें। यानी कि आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि वर्गीकरण करना। उसके बाद क्वेश्चन है, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा। सेकेंड है विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना या वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण करना या व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। इसको समझ लेते हैं। इसमें देखिए क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति को वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना है। क्यों? किसी समाचार या सत्य घटना पर आधारित फिल्म को वृत्त चित्र अथवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। किसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म? तो किसी विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना होगा, किसी समाचार या सत्य घटना पर आधारित फिल्म को डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सेकंड ऑप्शन हो जाता है, यानी कि विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, ये राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? तो मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इसमें जोड़ना। सेकंड है कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है। थर्ड है भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इसमें पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती हैं। फोर्थ है कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस हैं। तो आपका जो आंसर राइट हो जाता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की भूमिका है
मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इससे जोड़ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। बी है यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो इसमें देख लेते हैं ए और बी दोनों गलत हैं, केवल ए सही है, केवल बी सही है और ए और बी दोनों सही हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि रंग भेद की प्रथा प्राचीन काल से ही नहीं चली आ रही है। यह प्रथा जातियों के भेदभाव करती है परंतु आज सभी लोगों को मत देने की अनुमति प्राप्त है। दक्षिण अमेरिका में रंग भेद की नीति को लेकर नेल्सन मंडेला, किसने, तो नेल्सन मंडेला ने एक आंदोलन चलाया था जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1994 ईस्वी में यह नीति समाप्त कर दी गई थी। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है यानी ए और बी दोनों गलत हो जाते हैं। यानी कि देखिए क्या है, इसको समाप्त कर दिया गया था। तो यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है, तो इसको जब समाप्ति कर दिया गया था तो भेदभाव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। फिर उसके बाद देखिए यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती थी, तो ऐसा भी नहीं था। इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी ए और बी दोनों गलत हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है सरपंच हो जाते हैं, वार्ड के सदस्य हो जाते हैं, सचिव हो जाते हैं या ग्राम सभा सदस्य हो जाते हैं। तो आपका बी, सी और डी राइट है या ए और बी राइट है या ए और सी राइट है या ए, बी और सी राइट है। तो इसमें देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं। तो आपका हो जाता है ए और बी यानी सरपंच और वार्ड के सदस्य। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, इस पे रोशनी डाल लेते हैं। पंचायती राज के संदर्भ में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का सर्वाधिक महत्व यानी सबसे ज़्यादा महत्व है। इस अधिनियम संशोधन के अनुसार संविधान के लगभग 9 का उपलब्ध किया गया जिसका नाम पंचायत रखा गया है। साथ ही इसके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और इस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार सरपंच, वार्ड के सदस्य, मुखिया आदि का चुनाव करके ग्राम पंचायत के लिए होता है। तो इसमें देखिए सरपंच हो गए, वार्ड के सदस्य हो गए और मुखिया। तो इसमें आपका देखिए सरपंच है ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में वार्ड के सदस्य हैं, तो इसलिए ए और बी दोनों राइट हो जाते हैं। इसलिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम आप लोगों के लिए वही क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को यानी कि इन सीरीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और जो चीज़ मैं बीच बीच में बताती चलती हूँ, जो उस पर रोशनी डालती हूँ, उसमें थोड़ी सी चर्चा करती हूँ, तो उनको भी नोट डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से ही क्वेश्चन आ जाए। इसमें देखिए जैसे आपका हो गया कि वार्ड के सदस्य यानी सरपंच हो गए, वार्ड के सदस्य हो गए, मुखिया हो गए। अब इसमें 2 ऑप्शन थे तो लेकिन एक ऑप्शन नहीं था। हो सकता है जो अगला क्वेश्चन है उसमें तीसरा ऑप्शन हो। तो जब आप नोट डाउन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आप क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। तो भूमि मापन और अभिलेखों को सुरक्षित रखना या सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रख रखाव या भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना या शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। तो आपका पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए पटवारी राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है। कौन होता है, तो राजस्व यानी पटवारी राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है। इसका मुख्य कार्य भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की,
तो शेरशाह सूरी ने की। किसने की? तो शेरशाह सूरी ने की। और इसको देखिए यानी कि जो अकबर थे इन्होंने भी इसे जारी रखा। किसने जारी रखा? तो अकबर ने भी इसे जारी रखा। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? तो इसमें आपका हो जाता है, वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और सभी उसे रिपोर्ट करते हैं। यह शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो आपका 4 ऑप्शन हो जाता है, यानी कि शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए के विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, सूची बी के विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। सूची ए और सूची बी कृषि श्रमिक, इसको देख लेते हैं। इसमें आपका कृषि श्रमिक में कौन आ जाता है? स्वास्थ्य और बेमौसम विभाग आ जाता है। कौन आ जाता है? तो स्वास्थ्य और बेमौसम विभाग आ जाता है। उसके बाद बड़ा किसान, तो कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, और मध्य किसान उर्वरक कीटनाशी बीज, ये आपका हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका कौन सा हो जाता है? ए का पहला हो जाता है, यानी ए का पहला हो जाता है, फर्स्ट नंबर का हो जाता है, और बी का थर्ड हो जाता है, बी का थर्ड हो जाता है, और सी का सेकंड हो जाता है, सी का सेकंड हो जाता है। तो देख लेते हैं, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड और सी का सेकंड। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो 4 ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ए का फर्स्ट, बी का थर्ड और सी का सेकंड। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? तो इसमें हो जाता है, बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते थे। या देखिए, सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता था और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता था। यह सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता था और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाते थे। या सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती थी और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था। तो आपका जो 4 ऑप्शन है, यानी कि सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती थी और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर लिया जाता था, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो सबसे पहले आपका हो जाता है, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। बी आपका हो जाता है, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। सी हो जाता है, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। और डी हो जाता है, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। और ई हो जाता है, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। तो सबसे पहला जो हो जाता है वो आपका देखिए कौन सा हो जाता है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि किसान टमाटर का बीज स्थानीय बाजार से खरीदता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो बीज को खरीदा जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है। फिर सेकेंड नंबर पर क्या आता है, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। अब क्या है, जब बीज हुआ उसके बाद में वो कहाँ गया, तो थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। उसके बाद आपका जो थर्ड हो जाता है वो आपका कौन सा हो जाता है, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है, ये आपका थर्ड हो जाता है। उसके बाद आपका 4 देख लेते हैं। तो विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की
देखिए आपका कौन सा केचप की आपूर्ति करती है, तो आपका ये 4 हो जाता है। और सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है, तो ये आपका 5 हो जाता है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट का बी हो जाता है, सेकंड का सी हो जाता है, और थर्ड का आपका देखिए थर्ड कौन सा हो जाता है, डी हो जाता है। तो इस तरह जो आंसर हो जाता है आपका, वो आपका सेकंड हो जाता है, यानी कि देखिए बी, सी, डी, ई और लास्ट में ए आपका, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा किए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है, तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? तो जांच न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। तो इसमें क्या है, देखिए भारत में एकीकृत न्याय के सिद्धांत को अपनाया गया है, और किसी व्यक्ति को यदि ये लगता है उसे ज़िला न्यायालय से न्याय नहीं मिला, तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। कहाँ कर सकता है? तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी सदस्य हो वह सरकार बना सकती है, और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। तो इसमें आप समझें, देखिए भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है, जबकि कोई भी राजनीतिक दल या संगठन तभी सरकार बना सकता है जब उसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। और सेकंड आपका है लोकसभा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखिए 79, कितना, तो 79 के अनुसार भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा होते हैं। तो आपका इस अकॉर्डिंग कौन सा आंसर राइट हो जाता है? तो आप देख लें, जो आपका केवल बी सही है। कौन सा? तो केवल बी सही है, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के आपका देखिए राइट हो जाता है, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन, और जो फर्स्ट है यानी ए ऑप्शन है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी सदस्य यानी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर राइट हो जाता है? तो इस अकॉर्डिंग आपका केवल बी सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय केंद्रीय सरकार, भारतीय अधिकारी तंत्र या कोई भी राज्य सरकार। तो इसमें आपका हो जाता है राइट आंसर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। क्यों? देखिए प्रश्न में दिए गए भारतीय राज्य के अर्थ को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का प्रावधान है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? तो बहुत प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो इसमें आपका हो जाता है ए और बी दोनों, यानी कि आपका जो 4 ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण और विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के
अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है? आपका हो जाता है यानी सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, या सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, या आपका हो जाता है सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझता है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। सामाजिक विज्ञान में तो इन्हें पहचानना है, तो कौन से गलत हो जाते हैं? आपका देखिए, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व, तो जहाँ पे केवल है ये आपका रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, तो आपका ये भी रॉन्ग हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका बी और सी रॉन्ग हो जाता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन में है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो परीक्षा उत्तीर्ण कराना, या कंठस्थ कराना, या सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, या पाठ्यचर्या को पूरा कराना। तो सबसे पहले आपका हो जाता है, देखिए, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, तो ऐसा तो नहीं है। कंठस्थ कराना, जहाँ पे कंठस्थ है वो आप कट कर दें। उसके बाद पाठ्यचर्या को सिर्फ पूरा कराना, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, तो जी हाँ, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? तो प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों को स्मरण आधारित सीखना। तो ए और बी में से कोई नहीं है, केवल ए है, केवल बी है, ए और बी दोनों हैं। तो आपका इसमें जो आंसर हो जाता है, आंसर पर चलने से पहले इसको समझ लेते हैं। तो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना एक मुख्य उपागम है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रयोगों व अनुप्रयोगों पर आधारित मूल्यों से जुड़ी हुई है, जिससे विद्यार्थी आसानी से किसी विषय को सोचने व समझने में सक्षम होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाता है, वो आपका देखिए कौन सा आंसर हो जाता है? 48 का कौन सा देखिए हो जाता है? केवल ए। आपका सेकंड ऑप्शन केवल ए हो जाता है, यानी प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। बी है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जानकारी का स्मरण करना अवधारणात्मक विकास नहीं होता है, और इसमें क्या है, जानकारी का स्मरण करने के अवधारणात्मक विकास होता है। तो आपका जो ए ऑप्शन यानी कि ए पॉइंट है वो आपका गलत हो जाता है। उसके बाद है आपका, क्योंकि देखिए सामाजिक विज्ञान वर्तमान परिप्रेक्ष्य और अनुप्रयोग के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन के अवसरों को भी एक मूल्य प्रदान करता है। उसके बाद तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, और इसमें क्या है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका कौन सा हो जाता है? ए और बी में से कोई नहीं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? तो पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, या संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, या वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, या विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह को मनाना। तो अगर आपका सबसे राइट आंसर, सबसे सही आंसर हो जाता है तो पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। और इनमें से ये क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखिए संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन कराना, सिर्फ पठन करा दिया
तो इससे कुछ भी नहीं होता है जब तक आप उस पर जब इंसान का उस पर कंट्रोल नहीं होगा। वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार कर देना। अब आपने विद्यालय में नाटक तो तैयार कर दिया और पशुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से कैसे होगा। फिर विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह मना दिया, तो वन्य जीव सप्ताह मनाने से भी नहीं काम चलेगा। पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, ये आपका हो जाता है राइट आंसर। उसके बाद खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अभी देख लेते हैं। देखिए क्या है, तो विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। विद्यार्थी पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं होगा या विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है सेकंड, यानी कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। इसमें समझ लेते हैं। देखिए खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ यानी याद करने का भार अनुभव नहीं होगा। इस मूल्यांकन के तहत विद्यार्थियों को रटकर विषयों की जानकारी हासिल नहीं करनी होती है, बल्कि जो विषय होता है विषय को तथ्यपरक और विश्लेषण के साथ तार्किक कौशल से जानकारी प्राप्त करनी होती है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आपका, देखिए आपको विद्यालय में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो रटने पे जो आपका रटन पद्धति याद करने की, इस तरह के जो भी वाक्य आ जाते हैं, जो भी शब्द आ जाते हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं और उसे देखते ही आप कट कर दें। और आपका पॉजिटिव में क्या होता है, समझ कर पढ़ना। बच्चे अपने परिवेश में अपने माहौल में रहकर समझ कर चीज़ों को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और आप अध्यापक के नाते उन्हें मार्गदर्शक होते हैं। आप उन्हें रास्ते पर चलने के लिए बताते हैं, यानी कि मार्गदर्शक होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और गुणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता या समुच्चय चित्र कोलाज बनाना। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले देखिए छोटे समूह की परियोजनाएं, ठीक है ना। तो छोटे समूह की परियोजनाएं हो जाता है। उसके बाद विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, समुचित चित्र कोलाज बनाना। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए सी और डी आपका 4 ऑप्शन में, इसलिए आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। उत्तर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते समय किस कुशलता पर बल देंगे। तर्क करने की क्षमता, अनुभवों की तुलना, विश्लेषण करने की क्षमता या परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। तो क्या है कि कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। तो देख लेते हैं कि अध्यापक द्वारा, देखिए प्रश्न में कल्पनागत प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को जांचते समय या ध्यान में रखना होगा कि साम्राज्य को स्थायी और संपन्न बनाने हेतु यानी बनाने के लिए साम्राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी संपन्नता और कार्यशैली पर ध्यान देना होगा। और इस स्थिति यानी इस पूरी परिस्थिति का अनुमान व निष्कर्ष की क्षमता ही विद्यार्थियों की कुशलता का परिचायक है, यानी कि आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना,
उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना या जनजातीय गानों नृत्यों को पर्दों पर दिखाना। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो इसमें आपका ये दोनों राइट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्यापन का केंद्र बिंदु इससे संबंधित, यानी कि ए राजनीतिक संसाधनों का यानी संस्थानों का अध्ययन और बी मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन है। इस विषय के अध्यापन के लिए संबंधित सिद्धांतों व प्रमुख कारकों का अध्यापन सुनिश्चित और सरल ढंग से करना चाहिए, ताकि इसके प्रमुख पहलू व महत्वपूर्ण बातें विद्यार्थियों को सही तरीके से समझ में आ सकें। तो इसमें क्या है, राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन भी राइट हो जाता है आपका, और मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए और बी दोनों है। तो 4 ऑप्शन में आपका ए और बी है, तो इसलिए 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, या समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, या कार्य की पूर्ति करना। तो आपका हो जाता है एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना करना। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, तो सही है। और उसके बाद आपका हो जाता है समूह को विचारपूर्वक चयन करना, ये भी आपका हो जाता है। यानी कि ए, बी और सी आपका राइट हो जाता है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज की सीरीज का 58 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए हो जाता है समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, या समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए, या दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो आपका क्या आंसर सही हो जाता है? देखिए, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण में मदद करता है, तो आपका ये राइट हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन। उसके बाद विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, तो ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना, ये भी आपका गलत हो जाता है। उसके बाद दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए और डी ऑप्शन राइट हो जाता है। देखते हैं ए और डी, तो आपका थर्ड ऑप्शन है जो उसमें ए और डी ऑप्शन है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के जो ये सोशल साइंस का पेपर है इसमें बहुत ही आते हैं, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और इनको तैयार कैसे करना है, जब आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, जब आपको पूरी जानकारी इनके बारे में होगी कि क्या इनके बारे में सही है या क्या गलत है, क्योंकि इसमें जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तभी आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? यहाँ पे देखिए नहीं है, तो माना नहीं जा सकता ज़ियाउद्दीन बर्नी, मुजफ्फर आलम, अब्दुल फजल, रस सुंदरी देवी। तो इसमें कौन सा हो जाता है? तो इसमें समझ लेते हैं पहले। मुजफ्फर आलम एक इतिहासकार व अध्यापक रहे जिन्होंने प्रमुख साहित्यिक स्रोतों को पढ़कर प्रमुख विषयों के संबंध में अपनी बातों को रखा है। इनके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है।
यानी किसको नहीं माना जा सकता है? तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है मुजफ्फर आलम, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? हस्तलिपियां, गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी या शिलालेख? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है, यानी कि देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए हस्तलिपियां, गुफा चित्रकारी तथा शिलालेख प्रमुख हैं, जिनमें क्या है, इनके माध्यम से प्राचीन इतिहास के संबंध में प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिनमें प्रमुख राजवंशों का इतिहास, राजाओं की उपलब्धियां और अनेक महत्वपूर्ण स्रोतों का वर्णन मिलता है। जबकि लघु चित्रकारी आधुनिक वर्षों में विकसित भारतीय शास्त्रीय परंपरा के अनुसार बनाई गई है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो थर्ड ऑप्शन यानी कि लघु चित्रकारी है, ये राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक आप लोगों का ये पेपर सॉल्व हो जाता है। ये आपका सेकेंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट आप देखने के लिए आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और फर्स्ट पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें भी हम वही क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों से ना छूटे और आप लोगों की अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए। और फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि आप लोगों को 130+ नंबर कैसे लाने हैं, किस तरह से आप लोगों को इतने कम टाइम में तैयारी करनी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तैयारी शुरू करी है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके तो नंबर इतने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, सारे टॉपिक आपने तैयार कर लिए हैं, और अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है तो वो भी ऐसा नहीं है कि उनके 130+ नंबर नहीं आ सकते। अगर वो इतने कम टाइम में भी तैयारी करेंगे, उसी तरह से हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उनके भी नंबर आने में कोई दिक्कत नहीं है कि नंबर नहीं आ सकते। जैसे बहुत लोग सोचते हैं हमने अब तैयारी स्टार्ट की है तो क्या हम उसमें पास हो जाएंगे? अरे पास तो आप हो ही जाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है ना। तो अभी जो वीडियो आएगा उसमें हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप तैयारी करें जो आपके 130+ नंबर आए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अभी इस वक्त यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।